वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ रत्नेश सिंह बागरी। आज हम अल्टरनेटर के न्यूमेरिकल पर डिस्कशन करेंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले मैं अल्टरनेटर की ईएमएफ इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा। चूंकि यहाँ पर हम न्यूमेरिकल में डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं, न्यूमेरिकल से रिलेटेड बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमें अल्टरनेटर की ईएमएफ इक्वेशन देखनी है। अल्टरनेटर की ईएमएफ इक्वेशन को जैसे आप जानते हैं कि इसका मान 4 EPH इक्वल टू 4.4 KC KD F5 TPH, ये इसकी EMF इक्वेशन है। जहां पर KC को हम पिच फैक्टर या स्पैन फैक्टर या इसे शॉर्ट पिच फैक्टर भी कहा जाता है। KD को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहते हैं। F इंड्यूस्ड EMF की फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज में और फाई फ्लक्स पर पोल इन वेबर होता है। TPH टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। अब इन टर्म्स को हम थोड़ा अलग अलग देख लेते हैं, इनके क्या फॉर्मूला होते हैं या फिर इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन में दी होती है या नहीं दी होती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। ये निकालने के लिए ये फॉर्मूला है आपका कंडक्टर पर फेज डिवाइडेड बाय 2। कभी कभी आपको कंडक्टर भी नहीं दिए होते हैं, तो कंडक्टर निकालने के लिए आपको आगे जैसे हम क्वेश्चंस देखेंगे वहां पर हम उस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और ये जो कंडक्टर होते हैं आपके सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है हमारा केसी। केसी जो होता है आपका शॉर्ट पिच फैक्टर होता है। इसका फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा बाय 2, जहां पर अल्फा जो है आपका शॉर्ट पिच्ड एंगल है। अब ये शॉर्ट पिच एंगल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हमारी कोई वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग में एक टर्न होता है और प्रत्येक टर्न में हमारे दो कंडक्टर होते हैं। अगर हमारी किसी टर्न का एक कंडक्टर एक पोल के अंदर है, तो उस टर्न का दूसरा कंडक्टर अगर उसके नेक्स्ट पोल के अंदर है, तो इस तरह की वाइंडिंग जो कही जाती है वो कही जाती है आपकी फुल पिच वाइंडिंग। और इन दोनों कंडक्टर के बीच में जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है वो होता है आपका 180 डिग्री। तब केसी का जो मान होता है वो आपका 1 के बराबर होता है। अब अगर क्या कहते हैं हम ऐसा करें कि इस साइड के कंडक्टर को इस एस पोल के अंदर ना करके इसके थोड़ा पहले कर दे, कुछ इस प्रकार से, तो ये जो कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका शॉर्ट पिच वाइंडिंग। इस केस में हमारी जो होती है वाइंडिंग वो शॉर्ट पिच्ड हो जाती है और ये जो एंगल होता है ये हमारा कहलाता है शॉर्ट पिच एंगल। कभी कभी आपको शॉर्ट पिच एंगल दिया होता है और कभी कभी आपको ये बोलता है कि हमारी जो वाइंडिंग है वो इतने स्लॉट से शॉर्ट पिच की गई है, तो आपको शॉर्ट स्लॉट एंगल निकालना पड़ता है और फिर जितने स्लॉट से वो शॉर्ट पिच की जाती है उससे मल्टीप्लाई करके आप अल्फा का मान निकालते हैं। अभी ये स्लॉट एंगल क्या होता है उसको मैं केडी में बताऊंगा। अब अच्छा, आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आता है कि हम शॉर्ट पिचिंग क्यों करते हैं, तो थोड़ा बेसिक बता दे रहा हूं कि शॉर्ट पिच करने से देखिए एक तो वाइंडिंग कम हमारी लग रही है। जैसे लेंथ कम हुई तो वाइंडिंग कम लगी, वाइंडिंग कम लगी तो हमारे कॉपर की बचत हुई। साथ में ही केडी और केसी के द्वारा, दोनों के द्वारा हार्मोनिक्स के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, हम शॉर्ट पिचिंग करते हैं और इसलिए हम वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का भी बनाते हैं। अब हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पे। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला है साइन एम बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय एम साइन बीटा बाई 2। अब एम बीटा क्या है, तो एम है आपका स्लॉट पर पोल पर फेस। स्लॉट्स क्या होते हैं कि कभी भी क्या कहते हैं, जो आपकी वाइंडिंग होगी वो स्लॉट्स पे लगाई जाती है। जब हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा हुआ है तो हमारे स्टेटर पे भी स्लॉट्स होते हैं, हमारे रोटर पे भी स्लॉट्स होते हैं, तो उन्हीं स्लॉट्स पे हमारी वाइंडिंग लगाई जाती है। तो एम का मान होता है स्लॉट्स पर पोल पर फेस, मतलब जितने भी स्लॉट्स होंगे पहले हम उसको पोल नंबर से डिवाइड करेंगे और फिर उसको हम फेस से डिवाइड करेंगे। और जनरली फेस हमारे 3 फेस होते हैं अल्टरनेटर, तो जनरली फेस का मान 3 होता है। जो स्लॉट एंगल, जैसे मैंने अभी अल्फा बताया था, अल्फा को मैंने क्या बोला था कि अगर कोई आपसे बोलता है कि इतने
स्लॉट से आपकी वाइंडिंग शॉर्ट पिच्ड है तो आप उसको स्लॉट मल्टीप्लाइड विथ स्लॉट एंगल करेंगे। तो स्लॉट एंगल का फॉर्मूला है 180 डिवाइडेड बाय एन। अच्छा भैया एन क्या है? एन है आपका स्लॉट्स पर पोल, मतलब आपको बोलेगा 48 स्लॉट्स हैं और आपके 4 पोल है, तो आप 48/4 करके एन की वैल्यू ज्ञात करेंगे और फिर उसको वहां पर एन को डिवाइड करके 180 को एन से डिवाइड करके आप स्लॉट एंगल निकालेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्यों लगाते हैं? अगर एक जगह वाइंडिंग लगाते हैं तो एक जगह वाइंडिंग जनरली नहीं लगाई जाती, सामान्यतः वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूटेड लगाया जाता है पूरे स्टेटर की पेरीफेरी पे, या हम रोटर के स्लॉट्स पे कह लें। इसलिए ऐसा करते हैं कि जो हमारा ईएमएफ जनरेट होता है वो हमारा ईएमएफ साइनसॉइडल टाइप का हो। इसलिए क्या कहते हैं, जितने भी स्लॉट्स होते हैं उन सभी स्लॉट्स पे हम वाइंडिंग को लगाते हैं। और ये केसी और केडी की वैल्यूज ऑलवेज हमेशा 1 से कम होती है। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। हमारा जो न्यूमेरिकल है पहला, ये जो न्यूमेरिकल है ये सभी न्यूमेरिकल डिप्लोमा लेवल पे हैं और इनके किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं तो उन्हीं को सोच के ये वीडियोस में बताया गया है। अभी जो न्यूमेरिकल बताने वाला हूं मैं ये बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हमें अप्रोच कैसे करना है, फिर उसके बाद लास्ट में मैं उसको लिखने का तरीका भी डिस्कस कर लूंगा। अब जैसे आपको क्वेश्चन आता है कि एक 3 फेस है, 50 हर्ट्ज 16 वोल्ट स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है। इसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स आपको 144 बोल दिए गए और कंडक्टर आपको 10 बोल दिए गए। साथ में ही आपको फ्लक्स पर पोल बताया गया है 0.024। कभी कभी ये आपको 24 मिली वेबर भी लिखा होगा, तो इन बातों पे ध्यान रखना है कि 24 मिली वेबर लिखा है तो उसे मुझे वेबर में चेंज करना है। अब सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डाटास दिए हैं हमको लिखते हैं और जो हमको फाइंड करना है। अब फाइंड करने पे सबसे पहले हमारा स्पीड है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है 120 एफ बाय पी। तो एफ की वैल्यू क्या है 50 और पी की वैल्यू क्या है 16। ये वैल्यू जब हम रखेंगे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 375 आरपीएम। चलिए ये तो सही था, ये तो सिंपल था हमारा, इसलिए बन गया। अब इसका मेन हमसे पूछा गया है लाइन ईएमएफ। ध्यान रखना मैंने बोला है लाइन ईएमएफ पूछा है, आपका ये जो आता है ये आपका फेस ईएमएफ आता है। तो हमेशा आपको क्वेश्चंस में ये बातें ध्यान देने के हिसाब से पूछा गया है। आप ये पूरा सॉल्व करते हैं, इसको पूरा सॉल्व करेंगे पर आप फेस ईएमएफ लिख के चले आएंगे, पर आपसे पूछा क्या गया है लाइन ईएमएफ। तो लाइन वोल्टेज का मान जो होता है वो फेस ईएमएफ से √3 टाइम्स ज्यादा होता है। तो इन बातों को ध्यान रखना है, कभी ऐसे एग्जाम में सिली मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मैंने बोला था कि अगर क्वेश्चन में आपके कभी शॉर्ट पिचिंग की बात नहीं की गई है तो आपको क्या मानना है कि फुल पिच मानना है। तो जब कभी ऐसा आता है तो आपको ये लिखना होता है सबसे पहले कि चूंकि हमारी वाइंडिंग फुल पिच्ड वाइंडिंग है इसलिए यहाँ पर केसी का मान 1 होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे हम केसी का मान 1 रख देंगे। अब केसी यहां से हमारा चला गया, अब क्या क्या है बचा हमारे पास के डी एफ फाई और टीपीएच। अब हमको यहाँ पे ये चेक करना है कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं हमारे पास। जैसे फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी की जगह लिख दिया 50, फ्लक्स है तो फ्लक्स को हमने लिख दिया 0.024। अभी मैं अप्रोच का डिस्कशन कर रहा हूँ, इसके बाद लिखते कैसे क्वेश्चन को वो भी मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ तक बात हो गई। अब इसके बाद ना हमारे पास केडी है ना हमारे पास टीपीएच है। तो टीपीएच का जो फॉर्मूला था वो क्या था, कंडक्टर पर फेस कनेक्टेड इन सीरीज। अब कंडक्टर टोटल कितने हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्लॉट्स हमारे 144 हैं और कंडक्टर पर स्लॉट्स हमारे 10 हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करके हमारे टोटल कंडक्टर आ गए। पर यहाँ पे उसने बोला कंडक्टर पर फेस, और फेस क्या है 3, तो 3 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया हमारा 480। 480 को अब हम यहाँ रखेंगे, 480 को रखा था 480/2, 480/2 हुआ हमारा 240। 240 की वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया। अब हमको सभी वैल्यूज पता है केवल केडी को छोड़ के। केडी का फॉर्मूला होता है हमारा ये साइन एम बीटा बाई 2 एम साइन बीटा बाय 2। जहां पर आपकी ये वैल्यूज है एम स्लॉट्स पर पोल है, बीटा स्लॉट एंगल है और एन आपका स्लॉट्स पर पोल है। इनको भी सॉल्व करते हैं। स्लॉट्स कितने हैं आपके 144 स्लॉट्स, पोल्स कितने हैं 16। तो ये किया हमने 144/16 किया तो हमारा 9 आ गया। तो यहाँ पे स्लॉट्स पर पोल आ गए और एन की वैल्यू आ गई। तो अब इसमें क्या करेंगे
दो काम करने हैं हमको। पहला तो स्लॉट्स पर पोल को फिर से डिवाइड करेंगे, 9/3 तो हमारा m की वैल्यू 3 आ गई, और स्लॉट एंगल निकालने के लिए 180/9 जो n हमने निकाला था वो करेंगे तो हमारा 20 आ गया। तो इस तरीके से m की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 20 डिग्री, n की वैल्यू 9। अब उसको यहाँ पर हम पुट करेंगे। ऐसा पुट करने के बाद kd की वैल्यू आई हमारी 0.96। ऐसा होने पर हम kd की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं। ऐसा करके हम यहाँ पर निकालेंगे ईपीएच की वैल्यू को 1227.5 वोल्ट, और लाइन वोल्टेज आएगा हमारा 2126 वोल्ट √3 से मल्टीप्लाई करने पर। अच्छा, ये तो हो गया, हमारा आंसर हमने निकाल लिया। लिखने का क्या तरीका होगा? अब जैसे लिखने का तरीका होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो गिवन डाटा करना है और टू फाइंड आउट। इतना लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे फॉर्मूला यूज्ड। फॉर्मूला यूज्ड में क्या लिखेंगे आप, NS इक्वल टू 120F/P। फिर यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा, फिर आप नेक्स्ट लिखेंगे फॉर्मूला यूज्ड। फिर फॉर्मूला यूज्ड में आप लिखेंगे इस वैल्यू को। अब इसके बाद क्या कहते हैं, आपको जो मैंने बताया अप्रोच की तरह नहीं लिखना है आपको। अब लिखना है जैसे आपको पता है कि टीपीएच मुझे कैसे निकालना है। तो उसके लिए मुझे क्या जरूरी है, कंडक्टर्स जरूरी है। तो आप निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर फेज, और फिर उसके बाद आप टीपीएच की वैल्यू को निकालेंगे। इतना लिखने के बाद फिर हमने केसी की वैल्यू, हाँ इसके पहले हमको केसी को भी लिखना पड़ेगा। ये केसी हमारा एक क्यों है वो लिखेंगे। हमारी जो वाइंडिंग है वो फुल पिच वाइंडिंग है, इसलिए हमारे केसी का मान एक है। फिर उसके बाद हमारा केडी की बारी आती है, तो केडी का फॉर्मूला लिखेंगे हम, फॉर्मूला यूज्ड केडी। फिर उसमें एम का मान निकालेंगे, फिर उसके में एम का मान निकालेंगे, बीटा का मान निकालेंगे और एन का मान निकालेंगे। तो ये मान निकालने के बाद केडी का मान हम निकालेंगे, और फिर उन सभी वैल्यूज को ईपीएच में पुट करके हम फाइनल यहाँ पर पहुंचेंगे। क्योंकि यहाँ पे समझा रहा था इसलिए मैंने इस तरीके से बताया। लिखेंगे हम इसको एक निश्चित क्रम में। थैंक यू। अब आज के लिए इतना ही, फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।